जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश में बैंकों का इतिहास क्या रहा है और समय समय पर जो विभिन्न बैंकों का आपस में विलय किया गया है उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है उनमें जो आपके बैंकिंग सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से लगभग सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमारे देश का पहला बैंक कौन सा था। तो हमारे देश में वर्ष 1770 में यानी कि अंग्रेजों के द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी। किसकी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। और ये जो हमारा बैंक था 1832 में बंद हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हमारे देश का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में खोला गया था, लेकिन 1832 में ये बैंक बंद हो गया था। अब परीक्षा में ये भी पूछा गया है कि वर्तमान में हमारे देश में सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार प्रश्नों को हल करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग एक साल पहले तक की बात करें तो हमारे देश में सबसे पुराना बैंक था इलाहाबाद बैंक। क्यों सबसे पुराना था? क्योंकि 1865 में वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है यानी कि उस समय का फैजाबाद, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग इलाहाबाद बैंक की बात करते हैं तो आप सभी को याद होना चाहिए कि इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को कर दिया गया है मर्ज। तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से समाप्त हो गया। तो इस तरह से वर्तमान में सबसे पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। कब? 1894 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है हमारे दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि हमारे यहाँ पर सबसे पुराना बैंक वर्तमान में है पंजाब नेशनल बैंक। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो भी हमारे बैंकिंग एक्सपेरेंट हैं उनके लिए कई सारे फ्री टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट मनीष ग्रोवर सर के द्वारा लिया जाएगा SBI PO एग्जाम के लिए, और इसमें जो भी टॉपर होंगे वह डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं मनीष ग्रोवर सर के साथ में। इसके बाद में परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपके RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा और इसमें जो हमारे टॉप 100 स्टूडेंट होंगे वह सारे जूम सीजन के माध्यम से निमिषा बंसल मैम के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वह IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए होगा। तो 8 फरवरी को दिन में 11 बजे ये टेस्ट होगा। और इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि अगर इसमें आप रैंक 1 ले आते हैं तो अनअकैडमी का जो बैंक एग्जाम के लिए सब्सक्रिप्शन है वह आप जीत सकते हैं 1 महीने के लिए। रैंक अगर आपकी 2 आती है तो आप यहाँ पर अमेजन का वाउचर 2000 रुपये का जीत सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 3 आती है तो आप यहाँ पर 1000 रुपये के अमेजन वाउचर जीत सकते हैं। रीजनिंग का भी टेस्ट है SBI क्लर्क प्री एग्जाम के लिए, जो कि 14 फरवरी और 28 फरवरी को होगा अंकुश लांबा सर के द्वारा। इस टेस्ट में जो भी हमारे टॉप रैंकर होंगे उनको भी डिफरेंट प्राइज अनअकैडमी के द्वारा दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे। तो इन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ये जो एनरोलमेंट है वह पूरी तरीके से फ्री है, यानी कि कोई भी फीस आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कोर्स खरीदते हैं तो उस कोर्स में आपको यूज करना है कोड KV10, और जब आप इस कोड को यूज करेंगे तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट यहां पर मिल जाएगा। तो कूपन कोड KV10 यहां पर यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब आइए हम आते हैं अपने बैंकों के इतिहास पर। तो हमारे यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। तो ये तीनों बैंक के नाम आप याद रखेंगे। अब ये जो हमारे तीनों बैंक हैं इनको 1921 में एक नए बैंक में जोड़ दिया गया, यानी कि इन तीनों को आपस में मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया। और इस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये हमारा बनता है 1921 में। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था और बैंक ऑफ मद्रास था, इन तीनों को आपस में मिला करके 1921 में एक नया बैंक बनाया गया और उसी बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
अब यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी को राष्ट्रीयकृत किया जाता है 1955 में, और उसके बाद में इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्तमान में बैंक है यानी कि एसबीआई, उसकी स्थापना की जाती है। तो एनटीपीसी में 4 से 5 बार डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास आपस में मिलकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनते हैं, और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में पहला ऐसा बैंक कौन सा था जो कि पूरी तरीके से भारतीयों के द्वारा संचालित किया जाता था। जैसे कि अगर हम लोग उपयुक्त सभी बैंकों की बात करें तो ये सारे अंग्रेजों ने खोले थे। किसने? अंग्रेजों ने ये सारे बैंक खोले थे। लेकिन अगर हम कहें कि जो बैंक हमारे भारतीयों के द्वारा खोला गया था तो उस बैंक का नाम था अवध वाणिज्यिक बैंक। तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा अयोध्या, यानी कि उस समय का जो फैजाबाद है वहाँ पर इस बैंक की स्थापना की गई थी। तो 1881 में इसकी स्थापना हुई थी और 1958 में ये हो गया था समाप्त। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो 1926 में एक आयोग की स्थापना होती है सबसे पहले। उसके बाद में आरबीआई अधिनियम 1934 में पास होता है, यानी कि आरबीआई एक्ट पास होता है, और इस एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसका जो मुख्यालय था वह बनाया गया था कोलकाता में, यानी कि 1935 से लेकर के 1937 2 वर्षों तक इसका मुख्यालय था कोलकाता में। फिर जो इसका मुख्यालय है वह शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई में। तो इतना आपसे डीप में नहीं जाएंगे, सिंपली यही एनटीपीसी में पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय है मुंबई में। पहले गवर्नर कौन थे? तो आसबोर्न स्मिथ 1935 से लेकर के 1937 तक आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा में ये भी पूछा गया कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम है सीडी देशमुख। ध्यान रखिएगा, जो हमारा रिपब्लिक भारत था, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 के बाद में हम लोग गणतंत्र बन गए थे, तो उस समय जो पहला बजट था हमारे देश का, उसे भी सीडी देशमुख साहब ने ही प्रस्तुत किया था। तो ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी थे, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो आरबीआई था उसके पहले भारतीय गवर्नर भी थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब आप एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि 1949 में ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीयकृत, यानी कि आरबीआई नेशनलाइज होता है 1949 में। आरबीआई की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास साहब। कौन है? शक्तिकांत दास साहब इस समय गवर्नर हैं, और ये आपके हैं 25वें नंबर के गवर्नर। अच्छा, एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि जब हमारे यहाँ पर 2016 में नवंबर महीने में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे? तो ये थे हमारे उर्जित पटेल। तो ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास से पहले उर्जित पटेल हमारे यहाँ पे गवर्नर थे, और जब हमारे यहाँ पर विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय भी यही गवर्नर थे। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर होते हैं इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। कितने? 3 वर्षों का कार्यकाल होता है, और इनको 2 सालों का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब एक गवर्नर होते हैं, इसके अलावा 4 उप गवर्नर भी आपको आरबीआई में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं? एम राजेश्वर राव हैं, एम के जैन हैं, बीपी कानूनगो हैं, और एक हमारे हैं एमडी पात्रा। तो एनटीपीसी में पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में आरबीआई के चौथे उप गवर्नर कौन बने थे? तो ध्यान रखिएगा, चौथे उप गवर्नर बने थे एम राजेश्वर राव साहब। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। यहाँ से लगभग सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, तो सभी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा हमारे यहाँ पर जो मुद्रा का इतिहास रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 1917 में हमारे यहाँ पर 1 रुपये का नोट पहली बार प्रिंट किया जाता है। 1938 में हमारे यहाँ पर कई सारे नोट प्रिंट होते हैं, जैसे कि 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपये का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर 5000 और 10,000 के नोट भी प्रिंट किए गए थे, लेकिन ये जो नोट थे 1954 में बंद कर दिए गए थे। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक हमारे देश में सबसे बड़ा कितने वैल्यू का नोट प्रिंट किया गया है, तो ये था आपके 10,000 रुपये का। परीक्षा में आपको ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि जो महात्मा गांधी जी हैं ये हमारे नोट पर कब आए थे। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके काफ़ी सारे वर्षों तक हमारे राष्ट्रपिता नोट के ऊपर नहीं होते थे। 1996 में पहली बार हमारे राष्ट्रपिता साहब इस नोट के ऊपर आए थे। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे नोट होते हैं
आप इनके अगर पीछे देखेंगे तो इस पे आपको ईयर प्रिंट भी मिलता है, यानी कि लिखा होता है कि किस ईयर ये नोट प्रिंट हुआ था। तो ये पहली बार आया था 2005 में। कब? 2005 में ये आया था। 2016 में 8 नवंबर को विमुद्रीकरण होता है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन होता है, और उस समय 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे इनको यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। तो उर्जित पटेल उस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे रुपए का जो डिजाइन है। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा हमारे देश का जो रुपया है इसके सिंबल को डिजाइन किया गया था। तो ये हम होता है हमारा सिंबल। तो एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि किसने इस सिंबल को डिजाइन किया था, तो ये थे डॉक्टर उदय कुमार। अच्छा, कुछ अन्य देश हैं, यानी कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी मुद्रा के सिंबल आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। जैसे कि जापान के हमारे सिंबल है एन, तो ये आपके एन का सिंबल होता है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा का सिंबल है, तो ये होता है आपका डॉलर। और यूरो की बात करें तो ये होता है इंग्लैंड की मुद्रा का सिंबल। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड, या आप कह सकते हैं यूरोपीय यूनियन की जो मुद्रा होती है वह होती है यूरो, और उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये बस आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब बात करते हैं प्लास्टिक नोट के बारे में। तो इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दुनिया में पहली बार जो प्लास्टिक की नोट है उसे छापा गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में पहली बार प्लास्टिक के करेंसी को प्रिंट किया था। हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में भी ट्रायल बेसिस पर प्लास्टिक के नोट छापे गए हैं, और ये नोट था आपके 10 रुपए का। तो ध्यान रखेंगे, अभी 3 से 4 साल पहले हमारे देश में 5 शहरों में प्लास्टिक के नोट प्रिंट किए गए थे, यानी कि 5 शहरों में इन्हें भेजा गया था, और अभी ये ट्रायल पर चल रहा है। और उसके बाद में देखा जाएगा कि फिर इसे किस प्रकार से प्रिंट करके पूरे भारत में सर्कुलेट किया जाएगा। तो परीक्षा में आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि जो हमने प्लास्टिक का नोट प्रिंट किया है वह कितनी वैल्यू का है। तो ये आपके 10 रुपए का नोट है। अब हम बात करेंगे हमारे देश में जो नोटों की छपाई होती है, यानी कि किन स्थानों पर इन नोटों की छपाई होती है। तो ध्यान रखेंगे, हमारे देश में कुल मिलाकर के 4 ऐसे स्थान हैं जहां पर करेंसी को प्रिंट किया जाता है, और इनमें से 2 स्थान ऐसे हैं जिनको आरबीआई ओन करता है, और 2 स्थान ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो आरबीआई वाले कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है सालबोनी, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। एक हमारा है मैसूर, जो कि है कर्नाटक में। तो ये दोनों हमारे आरबीआई के अंडर आते हैं। उसी प्रकार से एक आपको मिलेगा नासिक महाराष्ट्र में, और एक आपको मिलेगा देवास मध्य प्रदेश में। अब ये दोनों जो हमारे नोट के प्रिंटिंग प्रेस हैं वे आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कुल 4 नोट के प्रिंटिंग प्रेस आपको मिलेंगे। अच्छा, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो हमारे यहाँ पर स्टाम्प पेपर होते हैं, क्या होते हैं? स्टाम्प पेपर होते हैं, या जो हमारे नोटों का कागज होता है ये कहाँ पर प्रिंट होता है, यानी कि ये कागज कहाँ बनते हैं? तो ये बनता है सिक्योरिटी पेपर मिल, जो कि आपको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नोट का जो कागज होता है या जो हमारे यहाँ पर अन्य गवर्नमेंट स्टाम्प या अन्य चीज़ें होती हैं उनका जो पेपर है वह आपके सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बनाया जाता है। तो ये स्लाइड आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो नोट के प्रिंटिंग की बात हमने कर ली। अब नोट के अलावा आपको देश में सिक्के भी मिलते हैं जिन्हें हम लोग कोइन कहते हैं। तो कोइन मिंटेड कहाँ पर होते हैं, यानी कि सिक्कों की ढलाई कहाँ पर होती है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्कों की ढलाई भी हमारे देश में 4 स्थानों पर होती है। उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा नोएडा, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा मुंबई, हैदराबाद में आपको मिलेगा तेलंगाना में आपको मिलेगा हैदराबाद, और पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा कोलकाता। तो ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हमारे देश में सिक्कों की ढलाई की जाती है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की जिनसे आपके एनटीपीसी में अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंक या नेशनलाइज बैंक कौन सा होता है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश में ऐसा बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी होती है 51% से ज़्यादा, उसे हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर सार्वजनिक बैंक कहते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर का बैंक कहते हैं। तो 19 जुलाई 1969 को हमारे देश में पहले चरण में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। कितने बैंकों को? 14 बैंकों के। तो ये आप देख सकते हैं। अब राष्ट्रीयकृत किए जाने का मतलब है कि ये सारे बैंक हमारे हो गए थे सरकारी। तो इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा केनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम आपको नहीं ध्यान रखने हैं,
बस आपको ये ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1969 को हमारे देश में उस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। फिर अब हम चलते हैं 1980 में। तो ध्यान रखिएगा 1980 में भी हमारे देश में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। ये 6 बैंक कौन कौन से थे? तो एक था पंजाब एंड सिंध बैंक, एक हमारा था विजया बैंक, एक हमारा था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक हमारा था कॉर्पोरेट बैंक, एक हमारा था आंध्रा बैंक और एक हमारा था न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1980 में हो गया था सरकारी बैंक, यह जो बैंक है यह 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। अब हम लोग आगे बात करेंगे 2019 में एक महत्वपूर्ण विलय की, और ये जो विलय है एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो हमारे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है जिसे हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानते हैं। ये जो बैंक है इसमें वर्ष 2019 में 2 बैंकों को मिला दिया गया था। तो 2 बैंक कौन कौन से थे? एक तो था आपका देना बैंक और एक हमारा था विजया बैंक। तो ये दोनों भी हमारे सरकारी बैंक थे और इन दोनों सरकारी बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2019 को इनका विलय हुआ था। अब यहाँ पर बात करें तो 2017 में हमारे यहाँ पर जो कुल सरकारी बैंक थे इनकी संख्या थी 27। तो देख सकते हैं 17 मई 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई सारे बैंकों का विलय कर दिया जाता है। तो आपने शायद इन बैंकों के नाम देखे होंगे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इसके अलावा भारतीय महिला बैंक। तो ये जो सारे बैंक हैं उनको मिला दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 17 मई 2017 को। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कुल 5 बैंकों का यहाँ पर विलय कर दिया जाता है। उसके हाँ, एक इसमें होगा पटियाला 2 बार हो गया, तो एक होगा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो ये 6 बैंक थे जिनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में मिला दिया जाता है। और ये प्रश्न भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा कि मैं वही चीज़ें आपको करवाऊंगा जो आपके एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2017 में ये 6 बैंक मिला दिए जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो 2019 में एक बहुत ही बड़े बैंकों के महाविलय की घोषणा की जाती है। यानी कि इस दौरान हमारे यहाँ पर जो कुल 18 बैंक थे इनमें से हमारे यहाँ पर अब सरकारी बैंकों की संख्या हो जाती है 12। यानी कि कुल मिलाकर के 6 बैंकों का विलय किया जाता है। तो कौन कौन से 6 बैंक हैं इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो एक हमारा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये चला जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये भी जाता है पंजाब नेशनल बैंक में। यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों जाते हैं पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक की बात करते हैं तो ये आपका जाता है केनरा बैंक में। उसी प्रकार से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की बात करते हैं तो ये आपका चला जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इंडियन बैंक में इसका विलय हो जाता है। तो यहाँ से भी कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में 18 बैंक थे 2019 तक और इनमें से जो 6 बैंक हैं उनका बाकी अन्य बैंकों में विलय कर दिया जाता है। तो वर्तमान में कितने सरकारी बैंक हैं? वर्तमान में 12 सरकारी बैंक हैं और इस बार का जो बजट आया है उसमें भी सरकार ने 2 बैंकों को यहाँ पर प्राइवेट करने की या फिर उन्हें बेचने की बात की है। तो देखते हैं कौन सा बैंक आगे बिकेगा। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेडक्वार्टर के बारे में ध्यान रखना है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो दिल्ली में है, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो नई दिल्ली में है, बड़ौदा की बात बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा में है, केनरा बैंक की बात करते हैं तो बेंगलुरु में है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये भी मुंबई में है, यूको बैंक की बात करें तो कोलकाता में आपको मिलेगा, ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो चेन्नई में है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे में है, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो नई दिल्ली में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में है और इंडियन बैंक की बात करें तो ये आपको मिलेगा चेन्नई में। तो इस प्रकार से हमने बैंकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जाते जाते मैं आपको 2 प्रश्न और बता दूं जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर सरकारी बैंक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद में है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे स्थान पे है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथे स्थान पे है केनरा बैंक। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े सरकारी बैंक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़े
निजी बैंक कौन कौन से हैं, तो एचडीएफसी सबसे बड़ा हमारा प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसीआई दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और कोटक महिंद्रा बैंक ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला यहाँ पर पूछा जा चुका है। उसके बाद में दो प्रश्न और पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कि अंशुला कांत वर्तमान में विश्व बैंक की एमडी हैं, तो पहले ये किसकी एमडी थी, तो ध्यान रखिएगा ये हमारी एमडी थी एसबीआई की। किसकी? एसबीआई की ये एमडी थी। और यहाँ पर पूछा गया है कि पहला पूर्ण स्वामित्व वाला बैंक जो वर्तमान में अस्तित्व में है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इसका नाम है पीएनबी। तो 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अगर मैं कल के दोनों वीडियो की बात करूं तो उसमें हम लोग कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।